नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने सवाल उठाया कि क्या मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्या वाकई ऐसा लग रहा है कि मनमोहन सरकार के आखिरी कार्यकाल में जो अंतिम दिनों में जिस तरह की स्थितियां थीं, चाहे पॉलिसी पैरालिसिस का सवाल हो, चाहे अलग अलग मंत्रियों पर लग रहे इल्जामों का, कुछ वही माहौल क्या मोदी सरकार के लिए बन रहा है। इससे एक वैध सवाल और पैदा होता है जो कई लोगों ने पूछा, मोदी जी नहीं तो कौन? अगर बीजेपी सरकार नहीं, एनडीए सरकार नहीं तो क्या? इसका जो पहला जवाब दिमाग में आता है, जाहिर है यूपीए। लेकिन क्या यूपीए इस हैसियत में है कि वो अपने बूते सरकार बना सके? और यूपीए का जो सबसे मजबूत धड़ा है कांग्रेस, क्या कांग्रेस की वापसी संभव है? असल में राजनीति संभावनाओं का खेल है। अभी की जो स्थिति है उसको देखते हुए लगता है कि कांग्रेस वापसी करेगी तो कैसे करेगी। उसके पास न संगठन क्षमता है, न लोग हैं, न ऐसा कोई करिश्माई नेतृत्व है। सोनिया गांधी उम्र दराज हो चुकी, बीमार रहती हैं। राहुल गांधी जो हैं वो फुल टाइम पॉलिटिशियन अभी तक कई लोगों को दिखाई नहीं पड़ते। प्रियंका गांधी में वो क्षमता दिखती है, उनकी एक अपील है, लेकिन जो संगठन क्षमता है अभी तो उनको साबित करना बाकी है। इसके अलावा कोई चौथा नाम समझ में नहीं आता है जो कांग्रेस को संभाल सके। और इन तीनों नामों की उपस्थिति कांग्रेस को एक अलग दुविधा में डालती है। उस पे वंशवादी पार्टी होने का इल्जाम लगता है। तो ये सारी चीजें मिला के लगता है कि क्या कांग्रेस वापस लौट पाएगी कभी? क्या कांग्रेस कभी इस हैसियत में होगी कि वो बीजेपी का विकल्प बन सके? इस सवाल पे आएंगे, लेकिन पहले इतिहास को देख लें, क्योंकि इतिहास क्या है, राजनीति एक तो असंभव को साधने का भी खेल है, असंभव की संभावना भी है, ये हम सब जानते हैं। और कांग्रेस के बारे में अतीत में कम से कम आधा दर्जन बार ऐसे अवसर आए, या 5 बार कह लीजिए, जब लगा कि अब कांग्रेस खत्म होने जा रही है या खत्म हो जाएगी। 1967 में पहली बार जब 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, संसोपा के संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थीं, तब लगा कि अब कांग्रेस के दिन पूरे हो रहे हैं, कांग्रेस की वापसी संभव नहीं होगी। 1969 में जब कांग्रेस में वाकई 2 हिस्से हो गए, यानी आपको याद होगा नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने के विरुद्ध इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को खड़ा किया था और लोगों से अंतरात्मा की आवाज पे वोट देने की अपील की थी, सांसदों विधायकों से। जाहिर है कि पार्टी लाइन को उन्होंने तोड़ा था, क्रॉस किया था, और इसके बाद वो जीत गई। कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई, संगठन कांग्रेस एक तरफ और इंदिरा गांधी की कांग्रेस दूसरी तरफ। माना गया कि अब तो कांग्रेस के दिन गए, अब कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता है। अगले 8 साल के भीतर वाकई स्थिति आई। 1975 में इमरजेंसी लगी, इंदिरा गांधी की कुर्सी गई। 77 में जाते जाते इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। लोगों ने कहा कि देश तो दूसरी आजादी का जश्न मना रहा है, कांग्रेस तो अब कभी लौटेगी ही नहीं। लगा कि भारत कांग्रेस मुक्त हो चुका है। लेकिन हमने पाया कि 3 साल बाद 1980 में ही कांग्रेस वापस आ चुकी थी। कांग्रेस की मौत की भविष्यवाणी करने वालों को 4 साल बाद एक बार फिर मौका मिला, जब इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लगा कि अब कांग्रेस को कौन बचाएगा, कोई नेतृत्व नहीं दिख रहा था। राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया था, और राजीव गांधी उस समय तक तो एकाध नासमझी भरा वक्तव्य दे चुके थे, जैसे 84 की सिख विरोधी हिंसा पे उन्होंने एक बहुत ही
असंवेदनशील वक्तव्य दिया था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है। हालांकि इसके बावजूद 1984 में राजीव गांधी इस तरह जीते जैसे आज तक कोई जीत नहीं पाया। कांग्रेस अचानक फिर सुर्खियों में थी। पांचवा अवसर 1996 में आया, जब नरसिम्हा राव की सरकार गिरी और संयुक्त मोर्चे ने सरकार बनाई और 97, 98, 99, 98 और 99 में 2 बार फिर से चुनाव हुए। कांग्रेस लगा कि अब तीसरे दर्जे के खिलाड़ी है, अब उसकी वापसी संभव नहीं होगी। 2004 में हमने देखा कि कांग्रेस वापस आ चुकी है। तो बार बार कांग्रेस अपनी राख से मरकर जी उठती है, मरने के बाद अपनी राख से जी उठती है। तो क्या इस अतीत को याद करते हुए हम भविष्य के बारे में कल्पना कर सकते हैं कि कांग्रेस लौटेगी? ये आशावाद अच्छा लगता है, खास तौर पे उन लोगों को जो मौजूदा सरकार की नीतियों से, जो निस्संदेह कई मामलों में सवालों से घिरी हैं, खासकर अपने सांप्रदायिक रवैये की वजह से। मैं बाकी सबके लिए इस सरकार को माफ कर दूं, लेकिन जो उसका सांप्रदायिक रवैया है, जो हिंदुस्तान के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का काम है, ये बिल्कुल अक्षम्य है, ये कोशिश बिल्कुल अक्षम्य है। तो ये जो सरकार है, ये जानी चाहिए। ये ख्याल आते हुए भी क्या इसकी उम्मीद है? क्या कांग्रेस में वो दमखम है? क्या कांग्रेस बहुत सारे पूर्वानुमानों को धत्ता बताते हुए लौटेगी? कभी वो इतनी ताकतवर होगी? ये सारे सवाल हैं। लेकिन सिर्फ इस उदाहरण से कि अतीत में बार बार वो बाउंस बैक करती रही है, इस बार भी कर जाएगी, इसके खिलाफ भी 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये कि कांग्रेस इसके पहले इतनी कमजोर कभी नहीं रही थी। 2014-2019 में, मतलब राजीव गांधी जब हारे थे तब भी उनके पास 200 सीटें थी। जब सीताराम केसरी या नरसिम्हा राव के समय जो पार्टियां थी, कांग्रेस थी, उसके पास भी इस 150 के आसपास सीटें होती थी, शायद इससे ज्यादा रही होंगी। लेकिन 50 सीटों पर सिमट आई कांग्रेस, एक बार नहीं 2 बार, और अंततः 100 सीटें लाकर खुद को विजेता जैसी मान रही कांग्रेस। ये थोड़ी दयनीय लगती है। मतलब पिछले 3 आम चुनावों में, जाहिर है कि 2024 का चुनाव फिर भी कई मायनों में सकारात्मक इस अर्थ में रहा कांग्रेस के लिए कि बीजेपी का अपने दम पे जो बहुमत था वो छिन गया, उसको सहयोगियों के बल पे बहुमत हासिल करना पड़ा। लेकिन क्या इससे कांग्रेस की वापसी का आसार बनते हैं? जाहिर है कि अतीत उनकी मदद नहीं करता, वर्तमान उनकी मदद नहीं करता। बस एक चीज जो उनके लिए मददगार हो सकती है वो यही कि क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के जो युवा सिपह सलार हैं वो नए सिरे से लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। इस मोड़ पे एक आशावाद दिखाई पड़ता है, एक उम्मीद जागती है, क्योंकि अचानक कांग्रेस ने वो मनोवैज्ञानिक बाधा पार कर ली है, वो साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ दिया है। जो लगता था कि कुछ ऐसा बना हुआ है कि कांग्रेस सरकार का भी ठीक से विरोध नहीं कर पा रही है। लोकसभा में राहुल गांधी जिस मजबूती के साथ अपनी बात पे अड़े रहे, जनरल मनोज नरवणे की किताब का हवाला देने के लिए, वो बताता था कि ये बदली हुई कांग्रेस है, ये पुराने दौर की कांग्रेस नहीं कि समझा बुझा के सत्ता पक्ष ने वापस भेज दिया। इसी तरह जो ट्रंप के मुद्दे पे, खासतौर पे ट्रेड डील को लेकर जिस तरह कांग्रेस ने सरकार को घेरना चाहा, उससे पता चलता है कि वो एक आक्रामक नई कांग्रेस है। तीसरी बात, जो एआई समिट के दौरान कहा जा रहा था कांग्रेस सड़क पे दिखाई नहीं पड़ती है, एआई समिट के दौरान जो उसकी रणनीति थी कि कुछ लोग
घुस गए अचानक शर्टलेस प्रोटेस्ट के लिए, कमीज विहीन प्रदर्शन के लिए, और उसको लेकर ऐसी हाय तौबा मची, लगा कि कांग्रेस ने पता नहीं क्या कर दिया। इतना प्रचार तो उसे कई जगहों पे एक साथ धरने दे के भी हासिल नहीं होता। वो प्रधानमंत्री के घर के आगे धरना दे देती, राष्ट्रपति निवास के आगे धरना दे देती, जंतर मंतर पे जुलूस निकाल देती, कुछ नहीं होना था। एक बार सिर्फ एआई समिट ने जो, और उस पर सरकार की जो बौखलाहट दिखाई पड़ रही है, उसने जो काम किया वो बताता है कि कांग्रेस थोड़ी बदली हुई है। लेकिन इस बदलाव से भी काम नहीं चलेगा। कांग्रेस ने अपने आगे कई पहाड़ खड़े कर लिए हैं। सच है कि कांग्रेस से पिछले कई वर्षों में कई नेता छोड़कर पार्टी चले गए। हालांकि वो जब पार्टी में थे तो पार्टी का कोई भला हो रहा था, इसके प्रमाण नहीं है। पार्टी से छोड़ के उनके जाने के बाद कुछ बुरा हुआ, इसके भी प्रमाण नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन पहले से बेहतर रहा। लगभग दुगनी सीटें उसने हासिल कर ली। लेकिन इन दुगनी सीटों के बावजूद 100 से 250 या 250 का सफर बहुत बड़ा होता है, और कम से कम 150 सीटें तो उसको लानी ही होंगी अगर वो अपने सहयोगियों के बूते भी सरकार बनाना चाहती है। ये सीटें कहां से आएंगी? ये सीटें तब आएंगी जब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तरह ही फुल टाइम पॉलिटिक्स करेगी। हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी सड़क पे जितना दिखती है, संसद में जितना दिखती है, बूथों पे भी उतना ही दिखाई पड़ती है। दुर्भाग्य से हमारा मीडिया भी इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। ज्यादातर बड़ी मुश्किल से वो कांग्रेस के या बहुत मन मारकर आपके किसी बड़े फैसले, उसके पक्ष में आए फैसले को दिखाता है। अन्यथा वो प्रधानमंत्री के गुण गाना, हर बात को प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक बताना, ये जैसे अपना काम मान चुका है। यहां से कांग्रेस की चुनौती शुरू होती है। कांग्रेस को सामने आकर कम से कम 2, 3, 4 ऐसे मुद्दे उठाने होंगे जिससे लोगों को समझ में आ जाए कि ये सरकार जितना बोलती है उतना कर नहीं रही है। अब वो मुद्दे कौन से हो सकते हैं? एक तो इस पूरे हमारी जो विदेश नीति है, इजराइल ईरान युद्ध के समय की विदेश नीति, उसके पहले ऑपरेशन सिंदूर के आसपास की विदेश नीति, क्या हमारी विदेश नीति ने भारत के पास वो संप्रभुता वाला सम्मान रहने दिया है जो कभी हुआ करता था नेहरू के जमाने में? एक सवाल यह है जो उठाया जाना चाहिए। एप्स्टीन फाइलों का सवाल दूसरा सवाल है जो उठाया जाना चाहिए। कम से कम उसमें हरदीप सिंह का इस्तीफा लिया जाना चाहिए। लेकिन ये सब बातें तब काम आएंगी जब आप संगठन में भी वैसे ही ताकत पैदा करेंगे। तो कांग्रेस को बिल्कुल जिला और गांव स्तर पे जाके अपने संगठन पे काम करना होगा। ये ऐसी कोई तजवीज नहीं है जो अलग से मैं दे रहा हूं, ये हर कोई समझता है। हर किसी को इतना ज्ञान तो है कि संगठन मजबूत होना चाहिए। एक पांचवी चीज, जो बहुत सारे राजनीतिक प्रश्न हैं जिनके सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने आप को असहाय पाते हैं, जिनके वैध जवाब हैं लेकिन जिनका पॉपुलर जवाब कुछ और है, तो कांग्रेस को एक काम यह भी करना होगा कि अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना होगा वैचारिक तौर पर। अभी तो स्थिति यह है कि जिसके पास ताकत है कार्यकर्ता उसके पास है, जिसके पास थार है भीड़ उसके साथ खड़ी है। लेकिन विचार के साथ, एक वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ कांग्रेस ने, क्योंकि अपना चरित्र बदला है, लोग मजाक उड़ाते हैं कि एनजीओ जैसी पार्टी होती जा रही है, वो लेफ्ट जैसी पार्टी होती जा रही है। असल में कांग्रेस एक दौर में, जो कहा जाता है कि आजादी के दौर में एक बहुत बड़ा शामियाना थी, जिसमें सभी रंगों के, सभी भाषाओं के, सभी विचारों के लोगों की नुमाइंदगी थी। लेकिन धीरे धीरे शामियाना फटता गया, क्षेत्रवार पार्टियां अलग होती गईं, भाषावार पार्टियां अलग होती गईं, विचारों के लिहाज से पार्टियां अलग होती गईं। अब जो बची है कांग्रेस,
वो एक छोटे से रुमाल जैसी बची है। इस रुमाल को चादर में बदलना है तो इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पैबंद जोड़ने होंगे। वो पैबंद संगठन के अलावा विचार से ही पैदा हो सकते हैं। विचार ही वो चीज है, गांधी के विचार को, संविधान के विचार को, इसके प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस को लगाने और चलाने चाहिए लगातार अपने कार्यकर्ताओं के बीच, कि वो टीवी चैनलों में जाएंगे तो किस तरह का जवाब किस सवाल का दें, वो देखें वो कैसे झूठे प्रचार का मुकाबला करें, क्योंकि झूठे प्रचार का मुकाबला झूठा प्रचार नहीं है। अंततः अब भारतीय जनता पार्टी जैसे हो जाएंगे उसमें, जो वो लगातार हो रहे हैं। मुश्किल यह है कि आरएसएस या बीजेपी ने अपने झूठ के खेल में दूसरे दलों को भी इस लिहाज से शामिल कर लिया है कि कई बार वो भी बड़ी सतही सपाट ढंग से एक दूसरे तरह का मुहावरा इस्तेमाल करते दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। साहित्य के स्तर पे, संस्कृति के स्तर पे, भाषा के स्तर पे, रोजगार के स्तर पे, जीवन के स्तर पे आपके कार्यकर्ताओं को इतना प्रशिक्षित होना होगा, इतना जानना होगा संविधान के बारे में, देश और दुनिया के बारे में, कि उनके पास बिल्कुल स्पष्ट खाका हो कि कैसा देश उनको चाहिए, कैसा आदेश उनको चाहिए। तो दोस्तों, कांग्रेस के लिए आसान राह नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि देर सवेर कांग्रेस शायद कभी इन कदमों पे अमल करेगी और लौटेगी एक बार फिर भारतीय राजनीति में आज की तुलना में ज्यादा प्रासंगिक ढंग से, ज्यादा बड़े मुद्दों, ज्यादा बड़ी आश्वस्तियों के साथ। शुक्रिया।